हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पंजाबी नेविगेटर्स। सर्दियों के बस कुछ ही दिन बचे हैं और अगर पंजाबी किचन में सरसों का साग ना बने तो क्या बने। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल सरसों का साग, लेकिन गैस स्टोव पर और कुकर में। आज की इस रेसिपी स्पेशल है क्योंकि हम सिर्फ सरसों ही नहीं, टोटल 6 तरीके के साग यूज़ कर रहे हैं। सरसों के साथ बथुआ चौलाई भी डालेंगे और थोड़ी सी मेथी खुशबू के लिए। और सबसे खास बात, आज मैंने दो तरह की पालक यूज़ की है, एक नॉर्मल और एक दूसरी मलाबार पालक। इससे साग में स्मूथ टेक्सचर आएगा और वो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले हम साग को अच्छी तरीके से धो लेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वॉश कर लेंगे। और याद रखिएगा कि पानी में नमक ज़रूर डालें ताकि जो भी इसमें कीड़े कीटाणु या कुछ भी है वो रिमूव हो जाएंगे इजीली। और ये जो साग है मैंने ये ज़ेप्टो से ऑर्डर किया था, तो आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन मेरी यहाँ पे ज़ेप्टो का ऑप्शन अवेलेबल था। तो ज़ेप्टो में से ऑर्डर करने से एक ख़ास बात ये भी है कि मुझे जो भी वेजिटेबल्स होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन मिलती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वॉश करनी नहीं पड़ती। बट फिर भी सेफ़र साइड के लिए मैं सॉल्ट डाल के उसको 3 से 4 बार ज़रूर वॉश करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मार्केट से डायरेक्टली परचेज़ करके लेके आ रहे हैं अपनी वेजिटेबल्स या साग, तो उसको और भी अच्छी तरीके से धोएं, क्योंकि अगर हल्की सी भी उसमें मिट्टी रह गई तो बिल्कुल साग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और उसमें बिल्कुल भी हल्की सी भी मिट्टी का फ्लेवर नहीं आना चाहिए। तो उसको एक एक पत्ते को अच्छे से क्लीन कीजिएगा। मेरे यहाँ पे स्टेम के बिना साग मिल रहा था, बिना रूट्स के साग मिल रहा था, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। कई जगहों में तो कटा हुआ साग भी मिलता है, बट मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं खुद लेके आके अपने घर पे वॉश करके अच्छे से उसको कट करके बॉईल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो चलिए आगे की रेसिपी भी बताती हूँ आपको। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम कुकर यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा भी काट लेंगे तो चलेगा। वैसे मलाबार पालक के पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, तो उन्हें अच्छी तरीके से वॉश करें और चॉप करते वक्त अपने हाथों का ख्याल रखें। और बहुत ज़्यादा फाइन भी कटिंग ना करें और बहुत ज़्यादा मोटे भी ना रखें। याद रखें, अगर आपको साग में एक्स्ट्रा स्टेम्स दिख रहे हैं या एक्स्ट्रा आपको डंठल दिख रहे हैं तो उनको काट के आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। मैंने जो हल्के हैं, जो स्टेम जो खाने लायक हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उनको काट के रफली डाल दिया है कुकर में। अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्च, क्योंकि पंजाबी साग तीखा ही अच्छा लगता है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि होगा स्वाद अनुसार, आप जैसा पसंद करते हैं। लहसुन की कलियां मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं डालूंगी, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी मेरे साग की जो कुकर में है, मैंने उस हिसाब से 5 से 6 कलियां ही डाली हैं लहसुन की। और हल्का सा छोटा सा टुकड़ा एक मैं अदरक का डालूंगी। 4 से 5 मैं हरी मिर्चें भी डालूंगी गोटी। इन सबको आप कूट के भी डाल सकते हैं या बिना कूटे भी डाल सकते हैं, टोटली आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि साग जब बॉईल होता है तो सारी चीज़ें एक साथ बॉईल होके वो मिक्स हो ही जाती हैं जब आप लास्ट में उसको घोटते हैं। तो चलिए गैस की तरफ, अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और उसमें हम अपना साग वाला कुकर बैठा देंगे। स्टार्टिंग में आँच फुल रखेंगे और उसमें एटलीस्ट हाफ ग्लास के करीब पानी डालेंगे और पूरे साग को हम थोड़ा रेस्ट करने देंगे ताकि उसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और फिर हम उसके ऊपर से कवर करेंगे कुकर के ढक्कन से उसको, और एटलीस्ट हाफ एन आवर के करीब हम साग को रहने देंगे गैस के ऊपर। ये टोटली ऐसा नहीं है कि आप आधा घंटा छोड़ दें या 1 घंटा छोड़ दें, टोटली डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में साग डाल रहे हैं अपने कुकर में। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो याद रखिए कि आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको इसमें सीटी लगवानी पड़ेगी। और इसी वजह से मैंने उसमें हल्का सा पानी डाला है ताकि नीचे ना लगे। अब हम गैस की आंच फुल करेंगे और कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स के लिए गैस पे रहने देंगे।
अब हम एक कढ़ाई में बेसन लेंगे। कुछ लोग मकई का आटा या गेहूं का आटा भी यूज़ करते हैं, बट हमारे घर में सबको बेसन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो हम बेसन ही लेते हैं। तो अब एक कढ़ाई में हम 3 से 4 करछी बेसन लेंगे और हल्का सा भूनेंगे, और बिल्कुल ही कम आंच में भूनेंगे ताकि बेसन जल ना जाए। यूजुअली बेसन बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है, तो ध्यान रखें कि हमें बेसन को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। और इसकी जो गैस की आंच है बिल्कुल ही कम रखनी है। चलिए अब हम कुकर को भी खोल लेते हैं और देखते हैं कि साग कैसा है अंदर से। चलिए, कुकर तो खुल गया है और पता भी चल रहा है कि साग बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, लेकिन अभी बस बॉईल ही हुआ है, साग नहीं है अभी ये। यानी कि अभी इसमें हमें घोटा लगाना बाकी है। इसी वजह से हम बेसन को अलग कढ़ाई में गरम कर रहे हैं। और अगर आपके पास वुडन मधानी है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वुडन नहीं है, तो मैं मैशर के साथ ही मैश करती हूँ हल्का सा। और हल्का सा मैश करने के बाद इसका जो एक्सेस वाटर है कुकर में जो है, वो एक बोल में हम निकाल लेंगे, ताकि जब हम इसमें हल्का सा बेसन डाल के इसको घोटना स्टार्ट करें तो छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। तो सेफर साइड के लिए हम इसको एक बोल में एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, जो भी जितना भी एक्स्ट्रा वाटर बचा हुआ है कुकर में। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हल्का सा कुकर में ही मैशर के साथ, मैशर की मदद से हम इसको घोटना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको मैश करेंगे हम अभी। और जो हमने बेसन गरम किया था कढ़ाई में, यानी कि हल्का सा जो भुना था बेसन, याद रखिएगा कि बेसन में बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, ये बिल्कुल ही प्लेन बेसन को ही हमने हल्का सा गरम करना है। एक एक करछी बेसन जो है कुकर में डालेंगे बिल्कुल साग में, और फिर हम उसको घोटना स्टार्ट कर देंगे अपने मैशर के साथ या मधानी के साथ, आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, जितना भी बेसन हमारे पास है उतनी बार हम उसको हल्का हल्का डालेंगे, और उस मैशर की हेल्प से हम पूरा साग मैश करेंगे, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरे साग में मिल जाए, घुल जाए। और जो हमारे हार्ड पार्टिकल्स बच गए हैं साग के, यानी कि जो गोटा रह गया है साग, वो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाएगा। यही वो स्टेप है जो साग को क्रीमी टेक्सचर देता है। तो अब हम बचा हुआ जितना भी बेसन है सारा डाल देंगे, और फाइनल हम एक बार इसको फिर से घोटेंगे मधानी या मैशर की हेल्प से। अगर मैशर या मधानी यूज़ करने के बाद भी आपको लगता है कि साग अभी भी गोटे फॉर्म में है, तो हम एक मिक्सर जार में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में साग को डालेंगे, और मिक्सी की मदद से उसको हल्का सा बहुत ही फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने हल्का सा जो साग मिक्सर में क्रश किया था वो अलग एक बोल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी बहुत बढ़िया तरीके से क्रश हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से क्रीमी भी लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं साग बनाती हूँ तो मैं एक्सेस ही बनाती हूँ, ताकि हम एटलीस्ट 2-3 दिन तक खा सके। और तो चलिए अब हम हैं इसके फाइनल स्टेज में, यानी कि हम जो तड़का लगाएंगे। तड़का हम इसमें मस्टर्ड ऑयल का लगाएंगे। तो तड़के के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही सेम कढ़ाई ली है जिसमें मैंने बेसन गरम किया था, तो उसमें हम डालेंगे अपने साग की क्वांटिटी के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल। आप घी में भी तड़का डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी में तड़का प्रेफर नहीं करती हूँ यूजुअली। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही बढ़िया सा गर्म हो जाता है, उसमें से स्मोक निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसमें डालेंगे हींग और जीरा, गोटा जीरा डालेंगे हम उसमें। और ये जैसे ही हल्का सा भून जाता है, बहुत ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, तो हम उसमें डालेंगे अनियंस। अनियंस को हम हल्का सा ब्राउन होने के लिए देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़। आपको जिस हिसाब से अपना लेवल ऑफ स्पाइस पसंद है उस हिसाब से चिलीज़ डालिएगा। और याद रखिएगा जब हम साग को बॉईल करने के लिए हमने रखा था उस टाइम पे भी हमने चिलीज़ डाली थी, तो अकॉर्डिंगली आप डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन नहीं डाला है, क्योंकि बॉईल होने के टाइम पे भी हमने उसमें अदरक लहसुन डाला था। अब हम डालेंगे हल्दी,
हल्दी के बाद हम डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम मसाला या आपका जो भी रेगुलर मसाला घर पे आप यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद याद रखिएगा कि नमक आपने ऑलरेडी साग में डाला था, तो एक बार डबल चेक कर लीजिएगा कि नमक की ज़रूरत आपको है या नहीं है। और जैसे ही हमारा तड़का हल्का सा भुन जाता है, तब हम इसमें अपना जो साग है वो डाल देंगे। जैसे ही हम साग को तड़के में डालेंगे, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए गैस पे रहने देंगे, ताकि बढ़िया से जो भी इसमें साग में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है या फिर जो भी हमारा तड़के का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो साग को अच्छी तरीके से ब्लेंड होने के लिए ढक्कन लगाकर हम साइड में रोटियां बना लेंगे। हम आज गेहूं के आटे की रोटियां बना रहे हैं। मकई के आटे की रोटियां स्पेशली सरसों के साग के साथ खाई जाती है, बट गेहूं के आटे की रोटियां मकई के आटे के कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की होती हैं, तो हम ज़्यादातर गेहूं के आटे की रोटी ही प्रेफर करते हैं। मकई के आटे की रोटी भी हम कभी कभार खाते हैं। नेक्स्ट जब भी मैं साग बनाऊं और गेहूं के आटे की नहीं बल्कि मकई के आटे की रोटी बनाऊं, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। फिलहाल के लिए तो हम गेहूं के आटे की रोटी के साथ ही आज का साग का जो फ्लेवर है एंजॉय करेंगे। हम साग में नॉर्मली खाने के टाइम पे घी डाल लेते हैं, बटर अगर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा ये साग बन के रेडी हो चुका है। साइड में रोटियां भी बन चुकी हैं। तो चलिए इसको गरम गरम एंजॉय करते हैं, सर्व करते हैं बढ़िया से घी के साथ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, बस एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं अपने घर में, तो मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर टैग कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to our channel Punjabi Navigators.